अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में फेज़र डायग्राम के बारे में। फेज़र डायग्राम इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम जो उसे फेज़र डायग्राम कहते हैं। उसमें हम वोल्टेज और करंट को एज रोटेटिंग वेक्टर्स लेते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। और इन्हें हम फेज़र्स बोलते हैं। इनके बीच में एक प्रॉपर एंगल होता है, फेस एंगल कहते हैं उसे हम। फेस डायग्राम बनाने के लिए द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस साइन होना चाहिए, तभी हम फेस डायग्राम बना सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से साइन और फंक्शन इक्वल करके ही बनेगा फेस डायग्राम। अब इसमें हमारे पास 3 तरीके के सर्किट्स आते हैं। एक तो आता है एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर है, दूसरा आता है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, तीसरा आता है जिसमें सिर्फ इंडक्टर है। तो जिसमें सिर्फ रजिस्टर होता है उसे हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया। ये एसी सोर्स है, ये रजिस्टर है, करंट इसमें आई जा रहा है, ठीक है, करंट सेम है। ये जो तीनों टॉपिक हैं, रेजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर ओनली, इनमें सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो होगा करंट की इक्वेशन फाइंड करना। उसके बाद हम उसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ या वेव फॉर्म एक ही बात है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले, ये तो हमें पता है, ये हमने वोल्टेज सप्लाई करा है, इसकी इक्वेशन है V0 sin ओमेगा t, पहले भी पढ़ रखी है। करंट की इक्वेशन निकाल दी है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन हमें चाहिए रेजिस्टेंस के साथ। तो हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो I हो जाएगा V/R। V ये रहा, वैल्यू पुट कर दी, V0 sin ओमेगा t आ गया, तो I = I0 sin ओमेगा t। ये I की इक्वेशन आ गई। अब अगर हम देखें तो V की इक्वेशन में भी ओमेगा t है, I की इक्वेशन में भी ओमेगा t है। इसका मतलब दोनों सेम फेज में है। साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अब हम इसका फेज़र डायग्राम बना सकते हैं। ये एंगल बेस से होता है, ये रहा बेस से ये ओमेगा t एंगल पर है, I भी ओमेगा t एंगल पर है, V भी ओमेगा t एंगल पर है। ये इसका फेज़र डायग्राम हो गया, अब आती है इसकी वेव फॉर्म। और इसमें एक और चीज़, ये जो वैल्यू होती है ये V की है ना, तो ये V की वैल्यू होती है V0 sin ओमेगा t, और ये I की वैल्यू है। जनरली हम V की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, I की वैल्यू कम लेते हैं। तो अब हम वेव फॉर्म बनाएंगे, तो 2 वेव बनाएंगे। एक बनाएंगे V की वेव, ठीक है, ये बना दी, ठीक है। इसमें ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड V का है ना, तो ये V0 हो गया, ये V की हो गई। I का हम कम लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये I0 हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I का। ये हो गई हमारी वेव फॉर्म और फेज़र डायग्राम एसी सर्किट के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है। अब हम आएंगे एसी सर्किट जो प्योरली इंडक्टिव होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता है। ये बना दिया, ये रहा इंडक्टर, ये रही सोर्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमें आई के लिए रिलेशन फाइंड करना है एल के साथ। तो हमने पढ़ा था EMI चैप्टर में V = -dφ/dt होता है। फिर जब सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था तो पढ़ लिया था φLI होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो V आ जाता है -LdI/dt। dt को भी इस साइड ले जाएंगे, L को भी इस साइड ले जाएंगे, और I के साथ सिर्फ D छोड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे di है, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, फिर V की वैल्यू पुट कर देंगे, V0 sin ओमेगा t dt आ जाएगा। V0 भी बाहर आ जाएगा, V0/L पूरा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में हमारे पास बचा sin ओमेगा t dt। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, तो ये आ गया।
और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ओमेगा डिनोमिनेटर में आ गया। प्लस कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंटरवल डिफाइन नहीं करा है किसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, बट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। 0 पुट कर दी। आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी बाई एल डब्ल्यू आ गया वो हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम ऊपर देखें तो हमारे पास साइन ओमेगा टी में है ना इक्वेशन, तो हमको ये इक्वेशन भी साइन ओमेगा टी में लानी पड़ेगी। तो देखो, अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है। हमको क्या याद रखना है कि ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव हो। हमको ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है। इस चैप्टर में हमको ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा रखती हूँ तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाएगा, पर यहाँ बाहर नेगेटिव साइन भी तो है, वो उसे पॉजिटिव कर देगा। और अगर मैं 90 प्लस थीटा रखती हूँ तो पॉजिटिव रहेगा, पर जब नेगेटिव साइन आएगा तो उसे नेगेटिव कर देगा। तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। तो हमने लिख दिया कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, फिर इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब साइन के बराबर जो भी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया, जहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल हो गया। अब हमने रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया, अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करें, कि ये भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह है। तो इसे हम, पर ये रेजिस्टर नहीं है, ये इंडक्टर है। तो जो रेजिस्टेंस इंडक्टर हमको देता है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, क्योंकि इंडक्टर दे रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल। एक्स एल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कुछ नहीं है, बट जो रेजिस्टेंस इंडक्टर दे रहा है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये ओमेगा एल के इक्वल आ गया। अब हमको पता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, पुट कर दी। अब देखो, अगर 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, और इंडक्टेंस भी कांस्टेंट ही रहता है अगर हम किसी एक मटेरियल की बात करें। तो अगर हम ये देखें तो ये देखो, एसी की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेल, तो ये ग्राफ बन जाएगा। दूसरी चीज़, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो एक्सेल भी 0 होता है। इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के एक्सेल। तो इसलिए जो डीसी है वो ईजिली करंट फ्लो करने देता है, क्योंकि उसमें एक्सेल 0 है। एक्सेल 0 है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है, इसका मतलब वो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। और एसी की अगर हम बात करें तो एसी में एक्सेल की कुछ वैल्यू होती है, इसलिए उससे वो ईजिली पास नहीं होता है। इसके बाद इसमें आती है हमारी, पहले कर लेते हैं फेज़र की बात, ठीक है। अगर हम देखें तो वोल्टेज आगे, वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी के एंगल पे बेस से। करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब पीछे है वो वोल्टेज से, बाय पाई बाई 2 एंगल वो पीछे है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 2 एंगल का गैप है। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बाय पाई बाई 2, करंट लैग कर रहा है बाय पाई बाई 2। तो जब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाय पाई बाई 2 90 डिग्री। अब हम इसकी वेव फॉर्म की बात करते हैं। वेव फॉर्म कैसे होगी, वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज तो अब भी ऐसे ही बनेगा, वोल्टेज और ये वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसलिए, ठीक है। करंट लीड नहीं कर रहा है। करंट की हम कैसे बनाएंगे वेव, ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हम देखें वापस, तो
यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस की वेव कैसे बनती है? कॉस की वेव बनती है ऐसे, ऐसे बनती है, ठीक है। पर वहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो कॉस की वेव ऐसे बनेगी उल्टी डायरेक्शन में। तो अपना वेव यहाँ से शुरू होगी, ये ऐसे बनेगा। ये हो गई करंट की, और ये आई नॉट हो गया।